Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के कुछ तारीखों में लेके चलना चाहता हूं। ऐसे तारीख जो गोल्डन वर्ड्स में लिखे गए हैं इंडियन हिस्ट्री की बुक्स में। ऐसे तारीख जहां पे हम अपनी सेना का बल देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वहां पे हमारी सेना ने कितना आउट परफॉर्म किया था और हमारे पड़ोसी देश जिसके साथ हमने ऑलमोस्ट 4 वॉर्स लड़ी हैं, कैसे उनको पराजित किया था। उन तारीखों में सबसे पहला नाम आता है 16 दिसंबर 1971 यानी बांग्लादेश वॉर। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डे था क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जगजीत सिंह अरोड़ा हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, और बगल में हमारे पड़ोसी देश के कैप्टन बैठे हुए हैं जिनका कि नाम था ए.के. नियाजी। ये ए.के. नियाजी यहाँ पे पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं और यहाँ पे ये आप देख सकते हो दैट 93,000 लोग, यहाँ 93,000 जो सैनिक है ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे इंडिया के। तो एक साथ 93,000 लोगों का सरेंडर हुआ था। ये इतिहास की सबसे बड़ी सरेंडर थी कि एक साथ 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया था, बिना वॉर लड़े, मतलब कुछ नहीं, बस सरेंडर कर दिया क्योंकि इंडिया ने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली और दिमाग से ये वॉर लड़ी थी और ये वॉर को जीता था। तो पहली तारीख तो ये हो गई। दूसरी तारीख आती है 26 जुलाई 1999 यानी कि कारगिल विजय दिवस। कारगिल में हमारे जवानों ने, और इनफैक्ट अगर आप एक नाम जानते हो, बहुत ही फेमस नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। इन्होंने बहुत ही वीरता और शौर्यता से लड़ाई लड़ी थी और फिर से पाकिस्तान को हराया था। तो ये 2 तारीख तो हो गई। फिर तीसरी तारीख आती है 1965, और ये तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि 1965 में आप ये देख सकते हो, ये टैंकर के ऊपर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी यानी कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं। और ये टैंक कहाँ पे है? तो ये टैंक है लाहौर में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 1965 में तो इंडियन आर्मी लाहौर तक चली गई थी। वो तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि चलो यार ठीक है, छोड़ दो, नहीं तो जो कुछ है उनका वो भी ले लोगे तो क्या ही खाएंगे पिएंगे वो लोग। तो इंडियन आर्मी वापस आ गई थी। तो 1965 का वॉर तो इतना हिस्टोरिकल था कि हमने अपनी ज़मीन तो छुड़ाई थी, उनकी ज़मीन भी वापस ले ली थी, एक्स्ट्रा अक्वायर कर ली थी। तो ये तीसरा वॉर जो हम जीते थे। और फिर ये 1947-48 का हिस्टोरिक वॉर कौन ही भूलेगा, जिसमें अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कुछ गलतियां भी गिनाई थी। बट अपार्ट फ्रॉम दोज गलतियां, हम अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो आर्मी ने पूरी वीरता और शौर्यता से इस पूरे जंग को जीता था और पूरे पाकिस्तान से जितने भी इंटर करे थे मुजफ्फराबाद से पर्सन्स और आर्मी मैन, उन सबको मार के भगाया था श्रीनगर से। एक दिन की देरी हो जाती तो हो सकता है कि ये इतिहास कुछ अलग होता, बट भगवान उन्हीं के साइड होते हैं जो हमेशा सही करते हैं। तो हम लोग एक दिन पहले पहुंच गए श्रीनगर और वहां से फिर उनको खदेड़ना चालू किया और 27-28 अक्टूबर तक तो मार के भगा दिया था। तो 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1947 की ये तारीख है। अब आप पूछेंगे कि ये 4 तारीखें मैं गिना क्यों रहा हूँ, ना आज 26 जुलाई है, ना आज 16 दिसंबर है, ना हमने ये 27 अक्टूबर की बात करी, तो ना ये 27 अक्टूबर, मैं ये गिना क्यों रहा हूँ? ये 4 तारीखें आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं? तो इनको गिनाने का कारण है कल की तारीख यानी कि 17 दिसंबर या 18 दिसंबर, इनफैक्ट अगर आप कह लो तो 18 दिसंबर की तारीख में पाकिस्तान ने इंडिया को ये थ्रेट किया है दैट हम कन्वेंशनल इम्बैलेंस जो क्रिएट कर रहा है साउथ एशियन रीजन्स, और स्पेशली वो इंडिया की तरफ टारगेट करके बोलते हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं या फिर न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच वॉर छिड़ सकता है। सो हियर वी कैन सी दैट पाकिस्तान वॉर थ्रेट टू इंडिया एट यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी जस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने कुछ दिन पहले देखा था कि इजराइल गाजा वॉर को लेके एक सीज फायर की रेजोल्यूशन पास करनी थी, लेकिन उसमें यूएसए ने वीटो कर दिया था जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहता था कि 7 अक्टूबर जैसा वापस से कुछ दोबारा हो। और उसी यूएनएससी में यानी उसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी पाकिस्तान ने वॉर थ्रेट दिया है इंडिया को कि आप जो ये कन्वेंशनल इम्बैलेंस हम देखेंगे कि ये किस कन्वेंशनल इम्बैलेंस की बात कर रहा है और क्या एक्चुअल रीजंस हैं इसके इस थ्रेट देने की। तो पाकिस्तान वॉर्ड इंडिया ऑफ conflict at UNSC on December 17 due to a conventional imbalance in the regions. पाकिस्तान इन वॉइस टू द यूएनएससी सेड, अब उन्होंने देखो क्या बोला है, मेनी डिस्टेबलाइजिंग डेवलपमेंट्स आर एविडेंट इन साउथ एशिया वेयर वन स्टेट्स मिलिट्री स्पेंडिंग वास्टली आउटनंबर्स दैट ऑफ ऑल अदर्स. This conventional imbalance can also lead to an outbreak of conflict nuclear armed states due to the inherent danger of escalation.
कहने का मतलब अभी इंडिया ने, आपने देखा होगा कि एक डीएसी ने एक बजट पास किया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1.5 लाख करोड़ का, जिसमें आप देखो तो कुछ तेजस हेलीकॉप्टर्स की बात करी गई थी, तेजस फाइटर जेट्स की बात करी गई थी, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की बात करी गई थी, उसके बाद एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात करी गई। साथ ही साथ हमने देखा कि अभी एक यूएवी टेस्ट फ्लाइट भी हुआ जो कि इंडिजिनस यूएवी था। उसके बाद हमने अभी कल की न्यूज़ में देखा कि एक इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर भी बिल्ड किया गया। द थिंग इज कि ये सारी डेवलपमेंट से पाकिस्तान घबराया हुआ है, उसको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, उधर तो मतलब अलग ही चल रहे हैं लोग, पूरी की पूरी मिलिट्री इतनी ज़्यादा हाईली ग्रेडेड और इतनी अपग्रेड हो रही है कि अब क्या करें। और उसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक कन्वेंशनल इम्बैलेंस है, मतलब एक तरह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है मिलिट्री में, जिसकी वजह से हमें डर लग रहा है। और इनकी मूर्खता देखो कि ये क्या बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है इसलिए हम वॉर कर देंगे। मतलब ये कोई लॉजिकल बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या बोल रहा है, दिस कन्वेंशनल इम्बैलेंस कैन ऑल्सो लीड टू एन आउटब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स ड्यू टू द इनहेरेंट डेंजर ऑफ एस्केलेशन। मतलब मेरे को एक बहुत ही इंटरव्यू याद आता है, फनी इंटरव्यू था, जिसमें तारिक फतेह जो अब नहीं रहे, उन्होंने बोला था कि यार इनके न्यूक्लियर वेपन से बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं, क्या पता फटे तो फलूदा निकले उसमें से। तो द थिंग इज कि ये लोग बस मतलब अभी यहाँ पे जाके ऐसे बोल रहे हैं कि ये कन्वेंशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हम वॉर कर सकते हैं। नाउ ये कन्वेंशनल इम्बैलेंस एक्चुअली है कि अगर हम देखें तो ये कन्वेंशनल इम्बैलेंस है अननोन पर्सन की बढ़ती हुई नंबर्स। ये जो अचानक से अननोन पर्सन्स का नंबर बढ़ा है ना, उसकी वजह से ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अभी हमने कल परसों देखा दैट दाऊद इब्राहिम के पॉइजनिंग की खबर आने लगी, उसके कराची हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर आ रही, सीरियस सिचुएशन है, और किया किसने पॉइजन? अननोन पर्सन। उसके बाद अगर देखें तो लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव को पाकिस्तान में अननोन पर्सन ने गोली मार दी, तो ये अननोन पर्सन। उसके बाद पठानकोट टेरर अटैक के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में अननोन पर्सन ने गोली मार दी। उसके बाद टॉप एलईटी कमांडर एंड टेररिस्ट रयाज अहमद शॉट डेड इनसाइड रावलकोट मॉस्क इन पीओके। तो ये जो अननोन पर्सन्स की नंबर बढ़ रही है ना, एक्चुअली कन्वेंशनल इम्बैलेंस ये है, ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि अब जो उधर से अननोन पर्सन ज्यादा आते थे, उधर से टेररिस्ट अटैक्स होते थे, अब अननोन पर्सन इधर से बढ़ने लगे और चुन चुन के मारा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि यार ये एक तरफ से तो मिलिट्री हाईली अपग्रेड कर रहे हैं, तो वॉर लड़ने गए तो पिट के ही आएंगे। दूसरा, हम जो पहले करते थे अब ये लोग वो करने लगे, अननोन पर्सन की संख्या हमारे साइड बढ़ने लगी, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे टेररिस्ट कमांडर्स मारे जा रहे हैं, हमारे टेरर जो लोकेशन से उनका पता इंडियन आर्मी को चल रहा है। तो एक तरह से कन्वेंशनल इम्बैलेंस ये है। और कन्वेंशनल इम्बैलेंस क्या अगर हम देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान इन टाक्स विद चाइना सऊदी अरबिया टू सिक्योर $11 बिलियन, यहाँ से $11 बिलियन की भेंट मिल रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इकोनॉमी प्राइस स्पाइक्स पॉलिटिकल वूज हिट मिलियंस। आपने बीच में देखा था कि लोग आटे चावल के लिए लड़ रहे हैं, मतलब ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अब ये आटा उनको आगे मिलने ही नहीं वाला है। बिजली की कंडीशन आप देख लो तो बिजली आती ही नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ चाइना विशियस डेट ट्रैट अंडर $25 बिलियन सीपीईसी लोन हैज रीयून्ड इट्स इकोनॉमी। चाइना के साथ मिलोगे तो डेट ट्रैप में पड़ना बेसिक सी लाजमी सी बात है। तो ये कन्वेंशनल इम्बैलेंस हो रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री डीपेंस इट्स इन्फ्लुएंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। अब किसको नहीं पता यार, इनके यहाँ डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर कम और डिक्टेटर जनरल ज़्यादा रहते हैं। हर दूसरे दिन आर्मी इनके प्राइम मिनिस्टर को हटा के बोलती है अब हम राज करेंगे, और जो थोड़ी मोड़ी जगह बच जाती है वहाँ पे टेररिस्ट कमांडर्स जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे लोग वहाँ पे राज करते हैं। तो नॉन स्टेट अथॉरिटीज वहाँ पे राज कर रही हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। तो कन्वेंशनल इम्बैलेंस एक्चुअली ये है, ये नहीं कि हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये कन्वेंशनल इम्बैलेंस अगर होता कि हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि हमसे सीख के वो लोग भी आगे बढ़ते, बट कन्वेंशनल इम्बैलेंस हो क्या रहा है कि उनके एक तो मंसूबे जो थे वो नाकाम हो रहे हैं, दूसरा उनकी इकोनॉमी इतनी पिटी पड़ी है कि मतलब अब खाने को रोटी नहीं है उनके पास, तीसरा उनकी नेशनल पॉलिटिक्स इतनी खराब हो चुकी है कि मिलिट्री सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्वायर करके रखी हुई है और जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो टेररिस्ट लोगों ने एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कन्वेंशनल इम्बैलेंस की ये बात कर रहा है ना, ये कन्वेंशनल इम्बैलेंस ये नहीं है कि वी आर ग्रोइंग, कन्वेंशनल इम्बैलेंस की दे आर गोइंग कॉन्स्टेंटली डाउन। उनकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, उनकी जो था ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स वाला सिस्टम था वो खत्म हो रहा है। इंडिया अब इतना मजबूत हो रहा है कि उनसे डायरेक्ट आके भिड़ने की आपकी ताकत नहीं है। तो अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक यूएनएससी में जाओ, बैठ जाओ और थोड़ी खोखली धमकियां दे दो। हो सकता है इसी वजह से न्यूज़ में आ जाएं और एक दो लोग हमें कुछ पैसे और दे दें।
तो कन्वेंशनल इम्बैलेंस यहाँ पे ये था, और ये रीज़न था मेरे को ये 4 दिन दिखाने का। ये 4 दिन इनको हमेशा याद आना चाहिए कि 16 दिसंबर, 26 जुलाई, 27 अक्टूबर और 1965 का वो साल हम कभी नहीं भूलें, क्योंकि जब जब हम सामने से लड़ने गए हैं तब तब मार खा के आए हैं। मतलब 4-0 का स्ट्राइक रेट होने के बावजूद इनकी हिम्मत देखो कि ये सीधे से बोल पा रहे हैं कि वी आर रेडी टू डू वॉर। तो मतलब एक तरह से अभी तक इंडिया ने इस पे रिएक्ट नहीं किया है वहाँ पे। अभी देखते हैं इंडिया क्या रिएक्ट करता है इस पे, और आगे भी हम इसकी जानकारी लेते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे कि इंडिया इस पे क्या बोल रहा है। आज की वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा। आप अभी वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर, जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आते हो तो आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगे, आपको ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, आप यहाँ पे आके अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन्स को फ्रीली अवेल कर सकते हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पे, और साथ ही साथ अनअकैडमी की बुक सेट जो कि डेडिकेटेडली बनाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के उन चीज़ों के लिए जो यूपीएससी मोस्टली फोकस करता है और आपको एक अच्छा नंबर सिक्योर करने में वो मदद कर सके, उसकी बुक सेट मिलेगी आपको। यहाँ पे आपने जैसे वीडियो में देखा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीटिंग अरेंजमेंट्स टॉप नॉच है, यहाँ पे आपको साउंड वीडियो क्वालिटी सारी अच्छी मिलेगी। आप अगर क्लास के सबसे कोने में बैठे हो तो आपको उतना ही आवाज़ आएगा जितना क्लास का पहला बच्चे को आ रही है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स आपको होगा, अगर आपको डाउट है इंस्टेंट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट करके आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फ्री लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा, वाईफाई एक्सेस मिलेगा, और साथ ही साथ आप मैगजीन तो अवेल कर ही पाओगे। हमारे सेंटर जो लोकेशंस हैं वो है मुखर्जी नगर, ORN और एक प्रयागराज में भी खुल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बैचेस दिसंबर 25 से स्टार्ट हो रहे हैं प्रयागराज में, जहाँ पे आप 24 दिसंबर तक एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो एडमिशन लेने के पहले BR10 तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ पे आप ये फीस देख सकते हो 5 मंथ्स के लिए 50,000, और यहाँ पे ये प्राइसेज आपको दिए हुई हैं मंथ्स के हिसाब से। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ दिल्ली ऑफलाइन सेंटर्स में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे एक मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है 40% ऑफ का, जो 24 दिसंबर के पहले तक आप अवेल कर सकते हो अगर मेरा कोड ये यूज़ करते हो BR10। यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब 1,05,000 की हो जाएगी। यहाँ पे बैचेस 30 दिसंबर से स्टार्ट, और जैसा मैंने आपको बताया करोल बाग, मुखर्जी नगर, इन 2 सेंटर्स में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। आप आके हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी ऑफलाइन प्रिपरेशन IAS की स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.